पिछले भाग में आपने देखा कि हरिहर काका के साथ कैसे अन्याय हुआ और कैसे उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हरिहर काका की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थी। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उत्तम और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे हरिहर काका को कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की ये मानते थे कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है। अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा। हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखवा दे। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वो अपना भाई हो या मंदिर का महंत। क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, महंत जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए हैं। ये बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी। आधी रात के आसपास देवस्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला, गंडासा और बंदूकों के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए। तो वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर देवस्थान पर पहुंच गए थे। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ और पांव बांध कर रखा था और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था ताकि वे आवाज न कर सकें। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा सके। दरवाजा खोलकर हरिहर काका को बंधन से मुक्त किया गया। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि वे लोग उन्हें उस कमरे में इस तरह बांधकर कहीं गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं और उन्होंने कुछ खली और कुछ लिखे हुए कागजों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लिए हैं। ये सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लग गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। यहां तक कि अगर हरिहर काका को किसी काम के कारण गांव में जाना पड़ता तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा ही उनके साथ रहने लगे। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे हरिहर काका एक सीधे सादे और भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया था, उनके लिए जो आदर सम्मान और सुरक्षा वे प्रदान कर रहे थे, वो उनका कोई सगे भाइयों का प्यार नहीं था, बल्कि वे सब कुछ उनकी धन दौलत के कारण कर रहे हैं। नहीं तो वे हरिहर काका को पूछते तक नहीं। जब से हरिहर काका देवस्थान से वापस घर आए थे, उसी दिन से ही हरिहर काका के भाई और उनके दूसरे नाते रिश्तेदार सभी यही सोच रहे थे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को उनके भतीजों के नाम कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक हरिहर काका ऐसा नहीं करेंगे, तब तक महंत की तेज नजर उन पर टिकी रहेगी। जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए, तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसा महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज पर जहां जहां जरूरत है वहां वहां अंगूठे के निशान लगते जाओ, नहीं तो वे उन्हें मारकर वहीं घर के अंदर ही गाड़ देंगे और गांव के लोगों को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्हें हरिहर काका का मुंह पहले ही बंद करना चाहिए था। उन्होंने उसी पल हरिहर काका को जमीन पर पटका। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे।
आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए थे। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे तो देवस्थान के महंत पुजारी फिर से हरिहर काका को बहला फुसला कर ले जाएंगे और जमीन देवस्थान के नाम करवा लेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई फिर से उन्हें पकड़कर मारेंगे और जमीन को अपने नाम करवा लेंगे। लेखक कहता है कि हरिहर काका से जुड़ी बहुत सी खबरें गांव में फैल रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे डर का माहौल बन रहा था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरिहर काका ने अमृत तो पिया हुआ है नहीं, तो मरना तो उनको एक दिन है ही, और जब वे मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा, क्योंकि महंत और हरिहर काका के परिवार के बीच जमीन को लेकर लड़ाई हो जाएगी। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। जिसका धन वो रहे उपास, खाने वाले करें विलास। अर्थात हरिहर काका के पास धन था, लेकिन उनके लिए अब उसका कोई महत्व नहीं था, और पुलिस वाले बिना किसी कारण से ही हरिहर काका के धन से मौज कर रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों वक्त उसका भोग लगा रहे थे।